हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम। लास्ट सेशन में हमने की सेलिएंट फीचर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तब हम उसमें देखते हैं जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है हम इसको कहते हैं चाइल्ड ऑफ एक्सीडेंट एंड डिजाइन। तो हम इसकी आज एक्सप्लेनेशन करेंगे कि जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज अ चाइल्ड ऑफ विजडम एंड चांस। जो फ्रीमैन है उन्होंने जी डिफाइन किया है। तो इसका मीनिंग क्या है? जब हम कहते हैं चाइल्ड ऑफ एक्सीडेंट और चांस, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है जी बाय एक्सीडेंट, अपने आप ही बाय चांस इवॉल्व हुआ है। एंड जब हम करते हैं चाइल्ड ऑफ विजडम एंड डिजाइन, तो इसका मीनिंग होता है इसमें हमने कुछ ऐसा सोचकर डिफाइन किया है जिससे ये बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है। जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है अनरिटन है तो भी ये सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्यों रिजल्ट ऑफ चांस एंड एक्सीडेंट का है, इस पे हम कुछ बातें हैं वो एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट थिंग इज बर्थ ऑफ बाइकैमरल। हम ये कहते हैं वहां पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर के 2 हाउसेस हैं। ये कैसे एग्जिस्टेंस में आई? बाइकैमरल लेजिस्लेचर एस्टैब्लिश कैसे होती है? जब किंग जॉन थे इन 1213 में, तो उन्होंने क्या की मीटिंग की, मीटिंग ऑफ ग्रेट काउंसिल ऑफ कॉमनर्स। उन्होंने बहुत बड़ी मीटिंग की जिसमें उन्होंने बैरन्स थे, जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स थे, प्रीस्ट थे, उनको इंक्लूड किया, साथ में जो कॉमन लोग थे उनको भी बुलाया गया। इट मीन्स फर्स्ट टाइम जॉन किंग थे उन्होंने ये सब इस्टेब्लिश किया। उन्होंने लोगों के साथ काउंसलिंग करनी स्टार्ट की। उसके बाद इन 1295 में किंग एडवर्ड वन है, उन्होंने भी एक मीटिंग की जिसमें 400 रिप्रेजेंटेटिव थे, जिसमें बैरन्स थे, क्लर्जिस्ट थे एंड कॉमनर थे। इन सबको इंक्लूड किया गया। तो उस टाइम क्या हुआ, हम ये कहते हैं जो बड़े बड़े प्रीस्ट होते हैं, रॉयल फैमिली के मेंबर होते हैं और कॉमन पीपल होते हैं, इन सबको एक मीटिंग में बुलाया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है वो देखते हैं कि हमको इन तीनों के लिए अलग अलग हाउस बनाने पड़ेंगे। जब नेक्स्ट मीटिंग होती है तो अचानक बाय एक्सीडेंट क्या होता है, जो बैरन्स होते हैं और हाई क्लर्जिस के लोग होते हैं वो एक साइड बैठ जाते हैं, जिसको बाद में नाम दिया गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और जो लोअर क्लर्जिस होती हैं और कॉमनर्स होती हैं वो अलग साइड बैठ जाते हैं, जिसको हमने बाद में नाम दिया हाउस ऑफ कॉमन्स। तो इस तरह बाय एक्सीडेंट ब्रिटिश में क्या हो गए 2 हाउसेस इस्टेब्लिश हो गई। इसके बाद से एक कन्वेंशन बन गई कि ब्रिटिश में जो कुछ भी होगा दोनों हाउसेस में डिफरेंटली अलग अलग से डिस्कस किया जाता है। तो इस तरह बाय एक्सीडेंट हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन इस तरह इस्टेब्लिश होते हैं। नेक्स्ट इज ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कैबिनेट। जो कैबिनेट है, जहां पर हम किसकी बात कर रहे थे, काउंसिल के जो पार्लियामेंट है इसके मेंबर्स इस्टेब्लिश किए गए, मेंबर्स बने, 2 हाउसेस बने। अब कैबिनेट मिनिस्टर्स कैसे आए, जो हम कहते हैं ये भी एक क्या है कन्वेंशन बेस्ड है। इसमें क्या था, जब एंग्लो सैक्सन पीरियड चल रहा था, सबसे पुराना पीरियड 6th सेंचुरी में, उसमें क्या किया गया, वो क्या करते थे, जो वाइज मैन होते थे उनकी एडवाइस लेते थे। तो उनकी क्या बनाई गई, एक काउंसिल बनाई गई जिसको ब्रिटनेगी मोड कहा जाता था। तो इस तरह क्या हुआ, एक काउंसिल बनाई गई। बाद में नॉर्मन पीरियड स्टार्ट हुआ, उस टाइम फिर एक काउंसिल बनाई गई जिसको मैग्नम काउंसिलम कहा गया, जिसको ग्रेट काउंसिल कहते थे। तो फिर बाद में टाइम टू टाइम बहुत सारी काउंसिल्स बनाई गई जिसमें जो किंग होता था वो एडवाइस लेता था, जो वाइस मैन होते थे, जो एजुकेटेड होते थे, जिनको बहुत नॉलेज होती थी, उनको अपने कैबिनेट में इंक्लूड कर लेता था। इस तरह 15th सेंचुरी में टुडर पीरियड में भी क्या होता है, प्राइवेट काउंसिल बनाई जाती है। तो ये एक कन्वेंशन बन गई कि जिस भी किंग का रूल चलेगा वो अपनी एक काउंसिल बनाएगा, जिस काउंसिल की वो एडवाइस से ही आगे सारे डिसीजन लेगा। तो जो काउंसिल थी उसको हमने कैबिनेट का नाम दे दिया, जिसकी एडवाइस लेना एक किंग के लिए कंपल्सरी बन गया। तो ये सब कुछ भी क्या हुआ, बाय एक्सीडेंट इसका ओरिजिन होता है। नेक्स्ट इज beginning and the evolution of the office of prime minister।
अब हमारे पास कैबिनेट आ गई, पार्लियामेंट आ गई, तो प्राइम मिनिस्टर भी आ गया। प्राइम मिनिस्टर कैसे आता है? जब जॉर्ज वन है इन 1714 में वो किंग बनते हैं, तो उस टाइम वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम से उनसे बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे, तो इसीलिए वो उनको कुछ पता ही नहीं था इंग्लैंड की पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्या है। तो उनको किसी एक ऐसे पर्सन की जरूरत थी जो क्या कर सके, इंग्लैंड की पॉलिटिकल प्रॉब्लम को समझता हो और उसके सारे काम कर रहा हो। एंड जो जॉर्ज वन थी, इनको इंग्लिश भी नहीं आती थी, तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर की एक तरह से पोस्ट बाय चांस बनने लगी। तो उस टाइम जो रॉबर्ट वॉलपोल थे वो बहुत ज्यादा सीनियर मिनिस्टर थे, जो कैबिनेट चल रही है इस कैबिनेट के सीनियर मिनिस्टर थे। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी पॉलिटिकल मैटर्स थे जिसमें राजा ने पार्टिसिपेट करना था, वो सभी मीटिंग्स प्रिजाइड करने लगे। तो एक तरह से वो क्या करने लगे, किंग का सारा काम खुद करने लगे। इस तरह क्या हो गए, रॉबर्ट वॉलपोल एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में सामने आते हैं। उसके बाद जो जॉर्ज टू है सेकंड किंग बनते हैं इन 1777 में। वो क्या थे, वो भी पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, तो उनको इंग्लिश भी नहीं आती थी एंड वो भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं थे। तो उस टाइम क्या हुआ, वॉलपोल थे, इन्होंने अपनी मीटिंग्स को प्रिजाइड करना स्टार्ट कर दिया। ये काम जो 1714 से कर रहे थे वो किंग जॉर्ज टू थे उस टाइम भी करते रहे। तो उन्होंने क्या किया, वॉलपोल ने एक अपना ऑफिस खोल लिया जिसको 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहते हैं। तो जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है ये प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस भी है एंड ये क्या है, एक प्राइम मिनिस्टर का एग्जीक्यूटिव ऑफिस भी है। तो इस तरह प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है एग्जिस्टेंस में आती है जो बाय चांस हुआ है। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर स्टे इन द ऑफिस टिल ही एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ मेजॉरिटी इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। में जब तक कॉमन्स के हाउस में उसको मेजॉरिटी मिलेगी तब तक ही प्राइम मिनिस्टर क्या है, ऑफिस में रह सकता है। क्यों? क्योंकि जब जो रॉबर्ट वॉलपोल थे 1714 से अपना काम कर रहे थे, जॉर्ज वन के टाइम काम किया, किंग जॉर्ज टू के टाइम में काम किया, उसके बाद इन 1742 में जो प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट वॉलपोल है ये अपनी मेजॉरिटी कॉन्फिडेंस को लॉस्ट कर जाते हैं, तो हाउस ऑफ कॉमन में इनकी मेजॉरिटी खत्म हो जाती है, इसीलिए इनको क्या करना पड़ता है, रिजाइन देना पड़ जाता है। जब इन्होंने रिजाइन दिया तब से ये कन्वेंशन बन गई, अगर एक प्राइम मिनिस्टर हाउस ऑफ कॉमन में अपनी मेजॉरिटी को खत्म कर देगा, उसकी मेजॉरिटी खत्म हो जाएगी, लोगों को उस पर विश्वास नहीं रहेगा, तो उसके बाद क्या होगा, उसको रिजाइन देना पड़ेगा। जे भी बाय चांस से जे कन्वेंशन इंक्लूड होगी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटिश। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। ये कैसे आता है, जब 1924 किंग जॉर्ज 5 थे, उन्होंने जब अपना प्राइम मिनिस्टर चुनना था तो उस टाइम दो पर्सन थे जो लॉर्ड कर्जन थे एंड स्टेनली बैल्डविन थे, इन दोनों में से ही प्राइम मिनिस्टर को चुनना था। तो उस टाइम जो लॉर्ड कर्जन थे वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट एजुकेटेड वाइज मैन थे। वो कहां से थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे। इनको जो किंग जॉर्ज है वो पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर किसको चुना, स्टेनली बैल्डविन को, जो कहां से थे, हाउस ऑफ कॉमन्स के। उसके बाद से कन्वेंशन बन गई, जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो कहां से होगा, हाउस ऑफ कॉमन से होगा। तो जे भी क्या बन गई, एक कन्वेंशन बन गई जो बाय चांस ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड होगी। देन प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिव लीडरशिप है, ये कैसे एग्जिस्टेंस में आती है, जब 1742 में जब जो रॉबर्ट वॉलपोल थे इन्होंने रिजाइन दिया क्योंकि इनने मेजॉरिटी कॉन्फिडेंस को अपना लॉस कर दिया था। इनकी मेजॉरिटी लॉस्ट होने की वजह से जो भी पूरी कैबिनेट थी इनको भी रिजाइन देना पड़ा, क्योंकि इन्होंने कहा जो कुछ भी हुआ है हम सबने मिलकर किया है, हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके बाद से कन्वेंशन बन गई कलेक्टिव लीडरशिप की। देन लास्ट वन इज पॉलिटिकल होमोजेनिटी ऑफ कैबिनेट। जो कैबिनेट है इसमें एक ही पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स आएंगे, जे भी बाय एक्सीडेंट बाय चांस ही इसमें एक कन्वेंशन बनी है। ब्रिटिश में 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी, व्हिग्स एंड टॉरीज।
जब 1694 में टोरी पार्टी क्या करती है, ऑब्स्टैकल्स क्रिएट करती है इन द वे ऑफ किंग विलियम थर्ड। तो उसके बाद क्या होते हैं, जो किंग विलियम थर्ड थे उन्होंने जो टोरी पार्टी है इस पार्टी के जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी मिनिस्टर थे, सबको रिमूव कर दिया। और उसके बाद क्या किया, जो विग पार्टी थी उस विग पार्टी के जो मेंबर्स थे इनको कैबिनेट में इंक्लूड कर लिया। तो मिनिस्टर कहां से आ गए, विग पार्टी से। और बाय चांस उस टाइम हाउस ऑफ कॉमन्स में विग पार्टी की क्या थी, मेजॉरिटी थी। तो उसके बाद ये कन्वेंशन बन गई कि विग पार्टी, जो पार्टी हाउस ऑफ कॉमन्स में मेजॉरिटी में होगी, उसी एक पॉलिटिकल पार्टी से सारे मिनिस्टर्स ले जाएंगे। तो जो ये सब कुछ पार्लियामेंट फीचर्स हैं, जो हम कहते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर बेस्ड है, ये सब कुछ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में बाय चांस इंक्लूड हो गया। नाउ इसके बाद हम करते हैं इट इज अ चाइल्ड ऑफ विजडम। जे बाय चांस इंक्लूड हुआ है, जे रिजल्ट ऑफ विजडम एंड डिजाइन कैसे है। तो इसमें कुछ का एक्ट लाई गई जिस वजह से किंग है उस पर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई। तो फर्स्ट वन आता है मैग्ना कार्टा 1215 में, जो पहली बार क्या किया गया, एक राजा के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस को इंपोज करता है। मैग्ना कार्टा एक्ट के थ्रू जो अनलिमिटेड एंड एब्सोल्यूट मोनार्की होती है वो लिमिटेड मोनार्की में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि एक किंग के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है वो इंपोज इस टाइम पीरियड में ही की गई थी। तो किंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई कि वो पार्लियामेंट की मर्जी के बिना, उनसे पूछे बिना मनी रेस नहीं कर सकता। उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्या लगा दी गई, वो लॉ एंड जस्टिस को मेंटेन करेगा। किसी भी कॉमन पर्सन को, नोबल मैन को जेल में जो पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। देन टू एस्टैब्लिश ऑफ कॉमन काउंसिल ऑफ रियलम, जिसमें क्या होगा, जो बिशप होते हैं, आर्क बिशप होते हैं, इनकी एक काउंसिल बनाई जाएगी। तो मैग्ना कार्टा के थ्रू जो अनलिमिटेड मोनार्की थी वो लिमिटेड मोनार्की में कन्वर्ट हो गई। देन पिटीशन ऑफ राइट्स जो 1628 में हमारे सामने आती है, इसमें भी क्या किया गया, राजा के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी गई। जब राजा चार्ले वन था उनको पैसे की जरूरत थी, क्यों, क्योंकि स्पेन के साथ वॉर हो रही थी। वॉर को कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने पैसा चाहिए था। तो पार्लियामेंट से जब पैसे की डिमांड की गई तो पिटीशन ऑफ राइट्स 1628 है, इसको पास कराया गया, राजा ने इसके ऊपर साइन किए। तो इसमें राजा के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की कि वुडंट कलेक्ट लोन, गिफ्ट्स, टैक्सेस विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की कंसेंट के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। जो सोल्जर हैं वो क्या होंगे, लोगों के घर में नहीं रहेंगे। एंड जो पीस टाइम है, इस टाइम में मार्शल लॉ है वो नहीं लगाया जाएगा। एंड कोई भी पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता विदाउट टोल्ड हिम हिज क्राइम। उसको पता तो होना चाहिए कि उसने क्या गलती की है, उसके बाद ही उसको अरेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज बिल ऑफ राइट्स 1689। 1689 में बिल ऑफ राइट्स आता है। 1688 में जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन होती है विदाउट ब्लडशेड, एक किंग सक्सेस हो जाता है, उस टाइम के ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद बिल ऑफ राइट्स को इंपोज किया जाता है, जिसके अंडर क्या था, किंग विल नॉट रिजेक्ट द लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को इसमें सुपरमेसी दी जाती है। सॉवरेनिटी बिल ऑफ राइट्स के थ्रू आती है, जिसमें पार्लियामेंट की प्रिविलेज है उसकी प्रोटेक्शन की बात की जाती है। जो सिविल राइट्स हैं लोगों की, इसकी प्रोटेक्शन की बात आती है। जो किंग है शैल नॉट बी एबल टू कीप आर्मी ड्यूरिंग पीस टाइम। मींस पार्लियामेंट को सुप्रीम दिया गया, राजा के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई और आम लोगों को बहुत ज्यादा लिबर्टी दी गई। एंड इसके अलावा पार्लियामेंट्री एक्ट्स हैं जो टाइम टू टाइम आते गए हैं, जिस वजह से इसमें बहुत ज्यादा चेंज होता गया। हम कहते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फ्लेक्सिबल है। तो पार्लियामेंट एक्ट्स हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा चेंज लाए, जैसे हैबिस कॉर्पस एक्ट 1679, फिर रिफॉर्म्स एक्ट हैं 1832, 67, 84, 1918, 1928, जिसके थ्रू यूनिवर्सल फ्रेंचाइज दी गई। जितने भी लोग हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज
1928 में एक एक्ट के थ्रू इसको पास किया जाता है। देन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1835, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1949, 69, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक्ट 1999। इस तरह बहुत से एक्ट हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किए जाते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्टेंस में आया है, ये क्या है, ये इन रियलिटी चाइल्ड ऑफ विजडम एंड चांस है, जिसकी जो कन्वेंशंस है बाय चांस इवॉल्व हुई है, लेकिन कुछ बाय डिजाइन, कुछ सोच समझ के भी इसमें कन्वेंशंस बनाई गई हैं, एक्ट लाई गए हैं, जो ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे इनलार्ज कर देते हैं, सबसे लिबरल डेमोक्रेसी का स्टेटस दे देते हैं। विद दिस हमारा जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे कन्वेंशंस ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।